डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप ठीक होंगे। और 3 चैप्टर हमने खत्म कर लिया है और मैंने आपको कहा था कि कल मैं टेस्ट लूंगा और टेस्ट आपका होगा, ठीक। और आज हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और 4th चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि 3 चैप्टर तक मुझे आता है। अगर नहीं आता है तो आप इसको छोड़ दो और पीछे वाला आप अपना देख लो या याद कर लो। 3 चैप्टर तक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग आई हैव अ ड्रीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई हैव अ ड्रीम का मतलब है कि मेरा एक सपना है, मेरे पास एक सपना है। वो क्या सपना है? सबके अपने अपने सपने होते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दी गई एक स्पीच है, उस स्पीच का ये नाम है आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जहां से आते हैं अलाबामा से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो है एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम है अलाबामा। अलाबामा में काफी जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और रेशियल का मतलब होता है जो आपका स्किन है, इसका जो कलर है, मतलब कि शारीरिक जो नेचर ने हमें बना दिया है, जैसे कि काला, गोरा, छोटी हाइट का होना। आप देखोगे कि जो नेपाल वगैरह का जो क्षेत्र है उसमें छोटी हाइट के लोग पाए जाते हैं। तो शारीरिक दृष्टि से जो नेचर ने हमें बना दिया है उसके आधार पे जब भेदभाव किया जाता है तो उसको बोला जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जात पात का जंग लगा हुआ है, छोटी जात बड़ी जात, वैसे ही अमेरिका में काले और गोरे का बहुत ही ज्यादा भेदभाव है। तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा समाज इतना सही बना है ना, और आजकल जो हम लोग एक साथ बैठकर छोटी जात बड़ी जात का कोई ऐसा हम लोग नहीं ध्यान रखते हैं। हम बस ये ध्यान रखते हैं कि सामने वाला आदमी सही है ना, सामने वाला आदमी सिविलाइज्ड है ना, सामने वाला आदमी शिक्षित है ना, सामने वाला आदमी व्यवहारिक है ना। इस आधार पे हम उसको देखते हैं, ना कि उसके शरीर पर जाते हैं, ना कि उसकी शरीर के कलर को, उसके जात पात को देखकर हम कुछ डिसीजन लेते हैं। तो ये सारा चीज कैसे पॉसिबल हो पाया? ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोग धरती पे आए, महात्मा गांधी जैसे इस धरती पर लोग आए, भीमराव अंबेडकर जैसे लोग इस धरती पर आए, जिन्होंने समाज को ये बताया कि प्रकृति ने हमें जैसे बनाया है वैसे ही हम सभी को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर एक दूसरे का आकलन ही करना है तो उसके बुद्धि के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर उसका आकलन होना चाहिए, उसकी क्षमता के ऊपर होना चाहिए, ना कि प्रकृति ने जैसा बनाया है उसके ऊपर। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत आंदोलन हुआ है, बहुत लोगों ने अपनी जाने दी हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका आई हैव अ ड्रीम, एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया एक स्पीच है। उस स्पीच में वो बताना चाह रहे हैं कि मेरा एक क्या सपना है, और वही सपना सब उन लोगों का है जिनको दबाया जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर था। जैसे कि नन्नू काका वाला जो चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, उसमें आपको चालाकी दिखेगी, उसमें आपको ह्यूमर दिखेगा, हंसाएगी कहानी। तो वैसे ही ये चैप्टर उसका बिल्कुल विपरीत है। ये चैप्टर उतना ही सीरियस है समाज की दृष्टि से कि हमारा समाज जो है वो कैसे इतना सुंदर बना और किस तरीके से यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का योगदान है। ये चैप्टर आपको वही बताएगा। सो आई हैव अ ड्रीम का सबसे पहले आप अपना पेज खोलेंगे फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें आपको क्या दिखेगा? जो ये चैप्टर है उसके बारे में इंट्रोडक्शन, और जो इसके लेखक हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन। अब क्या तरीका होता है कि ये पैराग्राफ मैंने आपको दे दिया, ये पैराग्राफ मैंने लाइन बाय लाइन समझाया, ठीक। आप बोलोगे कि सर समझ में आ गया। फिर एक अलग से डिमांड आती है, सर इसका ऑब्जेक्टिव दे दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के लिए तो मैं आपको कहता हूं कि लाइन बाय लाइन का मैं आपका ऑब्जेक्टिव बना के लाता हूं, ताकि साथ ही साथ आपका ये पैराग्राफ भी हो जाए और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी हो जाए।
जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है पहले लाइन में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 to 1968 ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। अब इतने पर ही, इस लाइन पर ही एक क्वेश्चन मैंने बना दिया है। देखो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर was trained as a, ऑप्शन ए लॉयर, ऑप्शन बी बैप्टिस्ट मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी पॉलिटिशियन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं उनको किस चीज की ट्रेनिंग मिली थी? एक वकील की, एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर की, एक प्रोफेसर की या एक पॉलिटिशियन की? लॉयर किसको बोलते हैं? वकील को। बैप्टिस्ट मिनिस्टर किसको बोलते हैं? जैसे हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ कराने का जो तौर तरीका है या जिनको हम चुनते हैं वो कौन है? ब्राह्मण लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, वो लोग आते हैं हमारे पूजा पाठ करवाते हैं, तो इसकी पढ़ाई भी करते हैं, वो लोग वेद पढ़ते हैं, बहुत सारे जो नियम हैं वो सब पढ़ते हैं। तो वैसे ही जो क्रिश्चियन में, ईसाई में जो लोग होते हैं, हमारे जो पंडित जी लोग होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन में धार्मिक उपदेश देने वाले जो लोग होते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या? बैप्टिस्ट। तो एक उन लोग का समुदाय होता है, तो उसी समुदाय के ये क्या थे? एक मेंबर थे, और इसी को बोलते हैं क्या? बैप्टिस्ट मिनिस्टर। प्रोफेसर तो आपको पता ही है, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं। पॉलिटिशियन जो राजनीतिक से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिशियन बोलते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक ट्रेंड किए गए थे वो एज अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर। तो आप देख रहे हैं ये आपका पैराग्राफ था, ये आपका पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ का एक लाइन भी आपको समझ में आ गया और इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव भी हो गया। कितना अच्छा हो गया। और यही मेरा स्टाइल है और मैंने इसी को चुना है। इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा, उसका पैराग्राफ भी हो जाएगा, ढंग से समझ भी जाएगा, और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच मेजर प्रोटेस्ट डिड किंग लीड अर्ली इन हिज करियर। कह रहे हैं कि वो अपने करियर में शुरुआती दौर में कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट था जिसको इन्होंने नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए क्या सॉल्ट मार्च था, बोस्टन टी पार्टी, मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट या मार्च ऑन वाशिंगटन। तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसका इन्होंने नेतृत्व किया था? तो भाई नमक जो सत्याग्रह है वो तो जो गांधी जी हैं हमारे उनका है। बोस्टन टी पार्टी ये भी नहीं है। मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि मॉन्टगोमेरी जो बस बॉयकॉट हुआ था इसका जो नेतृत्व किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट। आपको पता है कि ये मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट क्या है? अलाबामा में एक जगह है मॉन्टगोमेरी, वहां पे एक नियम आया था। नियम यह आया था कि यहाँ पे जो कोई भी बस का ड्राइवर बनेगा कोई काला आदमी नहीं बन सकता है। काले आदमी को वहां पर निग्रो बोलते थे। यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो काले होते हैं उनको निग्रो नहीं बोलते हैं। ये तो हमारे इंडिया का कलर ही वैसा है जिसको सांवला हम लोग बोलते हैं, सांवला बोल देते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो गेहूमन जो रंग होता है व्हिटिश जो कलर बोलते हैं। तो ये सारे कलर इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ पर साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। तो फिर भी हमारे यहाँ पर निग्रो नहीं कहे जाते हैं। निग्रो एक अलग कम्युनिटी है जो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए कहा जाता है। किसको? अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब अफ्रीका के लोग जो अमेरिकन हो चुके हैं। तो अफ्रीका के लोगों को आपने देखा होगा वो निग्रो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके स्किन का कलर डार्क होता है। तो उस वक्त अज्ञानता काफ़ी थी समाज में। तो नियम ये आया था कि जो बस है, बस के ड्राइवर एक काला नहीं हो सकता है, गोरा ही होगा। जितने भी काले लोग हैं वो पीछे बैठेंगे, आगे नहीं बैठ सकते हैं। जो अगर मान लो कि सीट पे कोई काला बैठा हुआ है और कोई गोरा आएगा तो उसको सीट छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नियम आए हुए थे। आप बताओ आजकल ऐसा हो जाए क्या होगा? तो आजकल आपको अपने अधिकार का पता है, उस वक्त लोगों को अपने अधिकार का नहीं पता था।
तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों का दिमाग चला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, सभी को भगवान ने एक जैसा बनाया है, सबके लिए अधिकार एक होना चाहिए। तब जाकर ये एक लेडी थी, वो क्या हुई, नहीं हटी। एक लेडी थी जो कि काली थी और एक गोरा आया, बोलता कि उठिए, क्योंकि नियम तो ऐसे ही थे, नियम बना दिए थे उन लोगों ने। ये नहीं हटी। जब ये नहीं हटी तो उसके ऊपर फिर ये क्या होने लग गया, उसको कुछ प्रताड़ित किया गया होगा। तो उसके ऊपर जितने निग्रो कम्युनिटी थे, साथ ही साथ हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सब मिलकर इन्होंने क्या किया, मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट कर दिया कि ये जो बस है इसको हम बॉयकॉट करेंगे, इस बस को हम चलने ही नहीं देंगे, इस बस में हम लोग धारणा देंगे, जो इस बस के लिए जो नियम बने हैं हम इसको नहीं मानते हैं। इसी को बोलते हैं मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट। सो आई होप कि आपको ये आंसर अब समझ में आ गया होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हेल्प्ड टू फाउंड विच ऑर्गेनाइजेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किसकी मदद की थी जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। किस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने मदद की थी? नास्प, साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, ACLU, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन। इसका जो शुरुआत करने में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने काफी मदद की है। तो राइट आंसर हो जाएगा साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 4, हु इन्फ्लुएंस्ड मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं उनका एक विचार था, एक दर्शन था कि हमें अहिंसा के लिए काम करना है। तो ये किससे प्रेरित हुए थे? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी रोजा पार्क्स। तो अहिंसा के लिए जो इनको प्रेरणा मिली थी वो मिली थी हमारे महात्मा गांधी से। सो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 5, किंग्स फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस गेन्ड हिम। ऑप्शन ए लोकल रिकॉग्निशन ओनली, वर्ल्ड वाइड अटेंशन, पॉलिटिकल ऑफिस या मिलिट्री सपोर्ट। जो इनका अहिंसा के द्वारा जो रास्ता अपनाया गया था किसी भी चीज के विरुद्ध में खड़ा रहने के लिए, इससे इनको क्या इससे फायदा मिला? तो इससे फायदा क्या, स्थानीय जो जगह थी वहां पे इनकी पहचान बढ़ी, पूरे संसार में इन पे ध्यान केंद्रित हुआ, राजनीतिक जो ऑफिस वगैरह थे इनको क्या उसका कुछ ऑफर आने लग गया, मिलिट्री सपोर्ट, क्या इससे सेना का सपोर्ट मिलने लग गया। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड अटेंशन, कि पूरी दुनिया में ध्यान जाने लग गया कि एक आदमी है जो अपने विचारों को शांतिपूर्वक अहिंसा तरीके से उसको रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबेल प्राइज। अब इतने अच्छे काम करेंगे तो उनको नोबेल प्राइज तो मिलना बिल्कुल लाजमी है। तो नोबेल प्राइज इनको किस ईयर में मिला था? ऑप्शन ए 1958, 1963, 1964 या 1968। तो राइट आंसर हो जाएगा 1964। इन 1964 मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज conferred with Nobel Prize. Question number 7, Martin Luther King Jr. received the Nobel Prize for his effort to end. कह रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, अब ये नोबेल प्राइज जो मिला था इनको किस प्रयास के लिए मिला था? किस चीज को खत्म करने की जो इन्होंने प्रयास की थी उसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन ए स्लेवरी एंड कोलोनाइजेशन, सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी वॉर एंड टेररिज्म। तो आप यहां पर देखो ऑप्शन ए में क्या लिखा है, स्लेवरी एंड कोलोनाइजेशन।
जो गुलाम जो बना लिए जाते थे, या कोलोनाइजेशन, जैसे हमारे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया था, कॉलोनी बनाया था। तो क्या इसको खत्म करने के लिए जो प्रयास किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था? या फिर सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो अलग कर दिए जाते थे, अलग अलग समुदाय को बांट दिया जाता था कि इनको इसी एरिया में रहना है, इस एरिया में आएंगे तो हमारा समाज अशुद्ध हो जाएगा। सेग्रीगेशन मतलब अलग थलग कर देना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो अभी आपको बताया मैंने, शारीरिक, जो प्रकृति ने हमें जो शरीर बनाया हुआ है उस दृष्टि से अगर भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए जो खत्म करने के लिए जो प्रयास किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, क्या उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था? गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया था उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? या लड़ाई और आतंकवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? इतना समझाने के बाद भी अगर आप ये कहोगे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो भाई बहुत गड़बड़ वाली बात है। इसका मतलब है कि आपको बहुत बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है। तो चलो अब आंसर बताओ इसका। आई होप आप आंसर इसका बता दोगे। ऑप्शन बी, सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेथड्स डिड किंग यूज टू फाइट सेग्रीगेशन? कह रहे हैं कि किंग ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा तरीका अपनाया था सेग्रीगेशन से लड़ने के लिए? अभी सेग्रीगेशन का मैंने आपको मतलब बताया, अलग थलग कर देना। ऑप्शन ए, वायलेंस एंड प्रोटेस्ट। ऑप्शन बी, सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन वायलेंट वेज, पॉलिटिकल कैंपेन्स ओनली, आर्म्ड स्ट्रगल। चलो तो इसका मतलब समझो पहले। वायलेंस एंड प्रोटेस्ट, उन्होंने खूब हिंसा का सहारा लिया। ऑप्शन बी, सिविल डिसओबीडियंस, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, तो क्या इन्होंने भी सविनय अवज्ञा और अहिंसा का रास्ता अपनाया था? ऑप्शन सी, पॉलिटिकल कैंपेन, क्या इन्होंने कुछ राजनीतिक जो रास्ता है या जो कैंपेन चलाया था, मुहिम चलाई थी इन्होंने, कोई राजनीतिक मुहिम चलाई थी? आर्म्ड, राजनीतिक मुहिम का क्या मतलब है? मतलब उस समय के नेताओं वगैरह के साथ, पार्टी के साथ मिलकर कुछ इन्होंने मुहिम चलाई थी। आर्म्ड स्ट्रगल, या हथियार उठाकर एक सेना बनाकर उसको लेकर इन्होंने संघर्ष किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन वायलेंट वेज। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर assassinated? कब मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या, साजिश रच के हत्या कर देना को ही assassinated बोलते हैं। आप देखो कि कैसा हमारा समाज है कि जितने अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने समाज में इतना अच्छा छाप छोड़ा है, उनका assassination हो जा रहा है। महात्मा गांधी का भी क्या हुआ था? assassination ही हुआ था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी assassination ही हुआ था। अब देखो कि ये आदमी भी महात्मा गांधी के रास्ते पे चला, अहिंसा के रास्ते पे। महात्मा गांधी भी अहिंसा के रास्ते पे, तो कैसा ये समाज है हमारा कि जो अहिंसा के रास्ते पे चल रहा है, जो एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका assassination हो जा रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसे आदमी नहीं थके तो हम कैसे थक सकते हैं? जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक मेहनत करते रहेंगे। तो ऑप्शन ए देखो यहाँ, मार्च 3, 1964 में इनका assassination हुआ था। ऑप्शन बी, 4 अप्रैल 1968 को, 5 मई 1958 को। ऑप्शन डी, 6 जून 1970 को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 अप्रैल 1968 was that day on which Martin Luther King Jr. was assassinated. क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज किंग assassinated? जो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, उनका जो assassination हुआ था, जो उनकी हत्या हुई थी, वो कहाँ हुई थी? वाशिंगटन डीसी में हुई थी, अटलांटा जॉर्जिया में हुई थी, मेम्फिस टेनेसी में हुई थी,
या ब्रिमिंगम अलाबामा में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मेम्फिस टेनेसी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का इसको स्टार मार्क्स कर लेना कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं उनका असैसिनेशन कहाँ हुआ था? सो मेम्फिस टेनेसी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, तो इसमें से कौन सा है जो इन्होंने नहीं लिखी है? स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मॉन्टगोमेरी स्टोरी, व्हाई वी कांट वेट, ऑप्शन डी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये तीन बुक है, ये तीनों मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखी है, लेकिन ये जो है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये लिखी है नेल्सन मंडेला ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मॉन्टगोमेरी स्टोरी वाज पब्लिश्ड इन? किस साल में ये जो किताब है स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम ये पब्लिश हुई थी? 1953 में, 1958 में, 1964 में या 1968 में? तो राइट आंसर हो जाएगा in 1958 stride toward freedom the Montgomery story was published. Question number 13, which of King's works was published in 1968? 1968 में कौन सी किताब जो है वो पब्लिश हुई थी? Strength to Love, Why We Can't Wait, Where Do We Go From Here, Chaos और Community, Stride Toward Freedom? तो राइट आंसर हो जाएगा Where Do We Go From Here, Chaos और Community। ये जो किताब है कब आई थी? 1968 में। क्वेश्चन नंबर 14, Where did Martin Luther King Jr. deliver his famous I Have a Dream speech? जो इन्होंने स्पीच दी थी आई हैव अ ड्रीम, ये कहाँ पे इन्होंने ये स्पीच दी थी? ऑप्शन ए कैपिटल हिल में दी थी, व्हाइट हाउस के लॉन में दी थी, लिंकन मेमोरियल में दी थी या ऑप्शन डी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे दी थी? तो कैपिटल हिल में गलत है, व्हाइट हाउस लॉन गलत है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी गलत है, लिंकन मेमोरियल इज योर राइट आंसर। जो अब्राहम लिंकन जो थे उनका जो स्मारक है वहां पर खड़े होकर ये स्पीच दे रहे थे। सो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। ऑन विच डेट वाज द आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड? किस तारीख को ये स्पीच दे रहे थे? अगस्त 28, 1963, अप्रैल 4, 1968, जुलाई 4, 1965, सितंबर 15, 1960। सो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 28, 1963। क्वेश्चन नंबर 16, इन हिज स्पीच किंग ड्रीम्ड। देखो यहाँ पर ड्रीम्ड नहीं होगा, आप ड्रीम्ड कर लेना। और कोई कहेगा कि सर ठीक तो है, देखो ये दोनों ठीक है, ये है आपका अमेरिकन इंग्लिश और ये है आपका ब्रिटिश इंग्लिश, और हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो करते हैं, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं यहाँ पे आप ड्रीम्ड कर लेना। इन हिज स्पीच किंग ड्रीम्ड ऑफ सीइंग व्हिच स्टेट फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, कि जो रेशियल जो भेदभाव होता है, ये कह रहे हैं कि किसको मैं देखना चाहता हूं, मेरा ये सपना है कि उस शहर से, उस देश से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, रेशियल डिस्टिंक्शन खत्म हो जाए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, डिस्टिंक्शन मतलब अंतर, कि जो दो काले और गोरे के बीच में जो अंतर है, मेरा सपना है कि मैं उसको खत्म होता हुआ देखूं। तो ये कह रहे हैं कि विच स्टेट, किस राज्य का वो ये सपना देखना चाह रहे हैं? जॉर्जिया का, अलाबामा का, टेनेसी का या मिसिसिपी का? तो ये थे कहाँ से? अलाबामा से। तो यहीं का सपना देखते हैं। जिस तरीके से हम लोग सपना देखते हैं, हम लोग बिहार के हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो बिहार हो लिटरेसी रेट में केरला से भी आगे निकल जाए। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? हम मेहनत करते नहीं हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ने के समय ध्यान आता है कि सर पानी पीने जाएं,
सर घर से फ़ोन आ गया, सर पेट दर्द हो गया। और जब मूवी देखने बैठते हो, जब फ्री फायर खेलते हो, तब तो कुछ नहीं आता है। इसका मतलब है कि मन हमारा वहाँ नहीं लगा हुआ है जहाँ लगना चाहिए। तो थोड़ा सा सच्चाई को पहचानो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किंग्स ड्रीम फॉर अलाबामा वाज दैट इट वुड बी। किंग्स का जो सपना था, किंग्स ड्रीम फॉर अलाबामा वाज दैट इट वुड बी a segregated state, a developed state without racial distinction, a powerful military state, a new political capital। अलाबामा के लिए वो क्या सपना देखते थे कि वो कैसा हो जाएगा? क्या वो एकदम अलग से एकदम राज्य हो जाएगा, अलग थलग कर दिया जाएगा उसको, या फिर एक विकसित राज्य जहाँ पे थोड़ा सा भी जो काले गोरे का जो अंतर है वो नहीं होगा? क्या वो ऐसा चाहते थे? ए पावरफुल मिलिट्री स्टेट, वो एक ऐसा राज्य चाहते थे जहाँ पे सेना की शक्ति बहुत ही मजबूत हो। ए न्यू पॉलिटिकल कैपिटल, एक नया राजनीतिक राजधानी बनाना चाहते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए डेवलप्ड स्टेट विदाउट रेशियल डिस्टिंक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द आई हैव ए ड्रीम स्पीच हेल्प रेज पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर। कह रहे हैं कि जो आई हैव अ ड्रीम है, जो ये स्पीच दिया गया है, ये मदद किया है जो पब्लिक में जो चेतना है, किस चीज की चेतना को उठाने में मदद किया है? वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, ऑप्शन बी सिविल राइट मूवमेंट, ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल मूवमेंट, या लेबर राइट मूवमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा सिविल राइट मूवमेंट। नागरिकों का जो नॉर्मल जो अधिकार होता है उसके प्रति जो लोग हैं वो सचेत हो जाएं, उनकी चेतना जग जाए, ये स्पीच वही काम की थी, वही मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीच एस्टैब्लिश्ड मार्टिन लूथर किंग जूनियर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ये जो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किस चीज में महानतम बना दी? राइटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, सोल्जर इन अमेरिकन हिस्ट्री, ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, प्रेसिडेंट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो ये ओरेटर मतलब वक्ता बोलते हैं। तो स्पीच की वजह से, ये स्पीच बहुत इनकी फेमस हुई थी, तो स्पीच की वजह से अमेरिका के इतिहास में बहुत ही बड़े ये क्या बन गए? वक्ता बन गए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ किंग्स स्पीच। किंग्स का जो स्पीच है उसका प्रभाव जो है किस तरीके से आप सबसे अच्छी तरीके से वर्णन कर सकते हैं? डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। मिनिमल लोकल इफेक्ट, ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन सिविल राइट्स अवेयरनेस, मेनली इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी, इंस्पायर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो क्या मतलब कि जो आसपास का जो क्षेत्र था बस वहां पे उनका इफेक्ट हुआ। ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन सिविल राइट्स अवेयरनेस, बहुत ही बड़े लेवल पर जो एक नागरिकों के लिए जो एक अधिकार होना चाहिए, क्या उसके लिए जो अवेयरनेस बढ़ी, उसके लिए जो आपकी चेतना बढ़ी, उसके लिए जो आपको इच्छा जगी कि नहीं हमारे पास सच में बराबर का अधिकार होना चाहिए, क्या इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा जब उन्होंने ये स्पीच दिया? मेनली इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश की जो नीतियाँ थी उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इंस्पायर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म, उनके स्पीच से जो आर्थिक जो बदलाव आने चाहिए क्या उस पर ध्यान दिया गया? क्या किया गया होगा बताओ? तो ये पूरा का पूरा इनका स्पीच क्या था? जो सिविल राइट हैं, जो यहाँ पे लोग इस धरती पे रह रहे हैं, उनके ऊपर जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए, इसके प्रति उनकी क्या आ गई? अवेयरनेस आ गई। तो ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन सिविल राइट अवेयरनेस। उस वक्त लोगों को अपने सिविल राइट के लिए ही वो अवेयर नहीं थे, वो सचेत ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारा कुछ अधिकार भी होना चाहिए। जो पावरफुल लोगों ने कह दिया वो कह दिया,
जो शक्तिशाली लोगों ने कह दिया, उनको ये पता ही नहीं था। तो इनके स्पीच की वजह से क्या हुआ कि बहुत बड़े लेवल पे लोग सिविल राइट के लिए क्या हो गए, अवेयर हो गए। तो ये था इंट्रोडक्शन आपका आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो ये आई हैव अ ड्रीम है, इसका हमने क्या किया, अभी इंट्रो वाला पार्ट किया है। आप देखो कि इंट्रो में ही कितना कुछ आपने जान लिया, उनकी किताब के बारे में, उनके नोबेल प्राइज़ के बारे में, उन्होंने क्या किया है, किससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया है। तो इंट्रोडक्शन में आप लेखक के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं और आपके लाइन बाय लाइन सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो गया। कल से जो इनका स्पीच है उससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हो रेगुलरली किसी भी तरीके से मैनेज करके मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर दे रहा हूँ। आप भी किसी भी तरीके से मैनेज करके अपना सारा जो रूटीन है पढ़ाई वाला उसको कवर करो। कहा जाता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस पे देखा है कि हम बाकी चीज़ों के लिए जो हमें जिससे आनंद मिलता है, मज़ा मिलता है, उसके लिए हमें 100 बहाने मिल जाते हैं, लेकिन जो हमें वो सारी चीज़ें देगा जिससे हमें मज़ा मिलेगा, वो सारी चीज़ें देगा, क्या, पढ़ाई, आपकी मेहनत, उसके लिए हम बहाना ही नहीं ढूंढते हैं। तो पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं, अच्छे काम के लिए कोई बहाना नहीं, फालतू के काम के लिए 100 बहाने। तो आप उस दिन समझदार बन जाओगे जिस दिन अच्छे काम के लिए बहाना ढूंढने लगोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी एक सुविचार के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। गुड नाइट।